Hello guys, welcome back to my channel, and this is Aarti Kaushik and my channel name is Zoologist AK, and I am here to talk about the monoclonal antibody that is included in the part B of unit 13 of the CSIR NET Life Science syllabus, in which antibody generation topic is given, in which antibodies are as we know that antibodies are generated by two methods, by monoclonal antibodies and hybridoma technology. And hybridoma I have discussed earlier in my videos, and now I'm going to discuss about monoclonal antibodies. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? आइडेंटिकल इम्यूनोग्लोबिन्स. एज वी नो डेट इम्यूनोग्लोबिन्स आर एंटीबॉडीज. जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, हमें पता है वो किससे सिंथेसाइज होते हैं? बी सेल से. बी सेल डिफ्रेंशिएट होती है और वो प्लाज्मा सेल्स में सिंथेसाइज करती है, जो हमारी एंटीबॉडीज फॉर्म करती है और मेमोरी सेल्स में करती है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मोनोक्लोनल, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज को हमें सिलेक्ट करना है, कल्चर करना है और प्रोड्यूस करना है जो क्या करें? एक सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज सिक्रेट करें, ना कि डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन के अगेंस्ट. और डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी एक्ट करती है वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं. तो यहाँ पे हम मोनो मीन सिंगल. तो यहाँ पे हम क्लोन अपने क्रिएट करेंगे, जो पर्टिकुलर माउस के क्लोन्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे? मोनो सिंगल एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? बी सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि बी लिम्फोसाइट्स ही हमारी एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं. तो डिस्कस करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो वाइडली यूज़ की जाती है आर्थराइटिस में को क्योर करने के लिए, अस्थमा को क्योर करने के लिए, ओस्टियोपोरोसिस को क्योर करने के लिए, डिफरेंट डिजीज को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है. एंड स्टिल इट इज़ यूजिंग इन एडवांस ट्रीटमेंट ऑल्सो. और इस पर रिसर्च आज भी बहुत ही वास्टली की जाती है ताकि डिफरेंट डिजीज की क्योर हो सके. तो यहाँ पे हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारी एंटीबॉडी वर्ड था, ये एज ए मैजिक बुलेट डिस्क्राइब किया गया था पॉल इरलिच ने 1908 में. उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. फिर 1952 में जो एंटीबॉडी थी वो आइसोलेट की गई थी ह्यूमन ब्लड से, और पहली बार टेस्ट की गई थी कि क्या ये एंटीबॉडीज हमारी कुछ इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज को ट्रीट कर सकती हैं या नहीं. देन इन 1975 जो सिंगल टाइप की एंटीबॉडीज थी वो प्रोड्यूस की गई थी, और यहाँ पे माइस के क्लोन यूज किए गए थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए. फिर इन 1986 पहला अप्रूवल मिला था थेरेपेटिक यूज को. किसका यूज? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का. और ये यूज किया गया था जो हमारे किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम किडनी को एज ए फॉरेन ऑर्गन कंसिस्ट करता है, जिसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली प्रोसेस होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो शो करता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये यूज की गई थी. बट इसकी लिमिटेशन क्या थी कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई थी वो माइस के क्लोन से प्रोड्यूस की गई थी. सो यहाँ पे जो माउस का जो क्लोन है और जो एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडीज ही जब हम उसको एज इम्यूनाइज्ड इम्यूनिटी गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एज ए फॉरेन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई की जाती हैं. तो ये इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज थी. फिर 1919 में एक काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब डेवलप की गई, ताकि जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनको फॉरेन मॉलिक्यूल ना रिकॉग्नाइज किया जाए. तो फर्स्ट जो मोनोक्लोनल हमारा काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो अप्रूवल था वो 1994 में किया गया, और ये किया गया था, इसका यूज़ किया गया था इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. फिर हमारा 2002 में हमारी फुल्ली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड की गई थी, और ये रूमेटेड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की गई. डिस्कस द बेसिक स्टेप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम लिम्फोसाइट हार्वेस्ट करेंगे. जो भी हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम लिम्फोसाइट्स को क्लोन करेंगे, पहले हम उसको कोई पर्टिकुलर एंटीजन देते हैं ताकि उसकी बॉडी सिक्रेट करे उस एंटीजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज. फिर उन एंटीबॉडीज को कलेक्ट करने के लिए हम उसकी सेल्स को लेते हैं, ब्लड सेल्स को लेंगे, जिसमें हमारी लिम्फोसाइट्स भी होंगी और हमारी बी सेल्स लिम्फोसाइट्स होंगी. तो उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, कल्चर करवाएंगे. फिर कुछ हम माइलोमा सेल्स लेते हैं, जिसमें हम फ्यूजन करवाते हैं उन जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं उनको हम माइलोमा सेल्स के साथ कल्चर करवाते हैं. माइलोमा सेल्स हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं जो इमोर्टाइल होती हैं, वो डेड नहीं होती, और वो उनमें कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो सेल एडहेशन और भी नहीं शो करती, और वो ग्रो करती रहती है कॉन्टिन्यूसली. फिर हम सिलेक्शन करेंगे उन फ्यूज्ड हाइब्रिड का जिसमें माइलोमा और हमारी बी लिम्फोसाइट्स फ्यूज्ड हुई होंगी, क्योंकि उन्हीं की कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी प्रोलिफरेट करती रहेंगी और इमोर्टल होंगी. और हमें सिलेक्ट करनी है इमोर्टल सेल्स, और वो सेल्स जिसमें एंटीबॉडीज भी हों. एंटीबॉडीज हमारी बी सेल्स में है, और इमोर्टल जो हमारा नेचर है वो हमारे माइलोमा सेल्स में है, इसीलिए हम हाइब्रिड्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं. फिर जब हम रीचिंग क्लोनिटी विद लिमिटिंग डायल्यूशन, फिर हम वो क्लोन से यहाँ पे चूज मतलब सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो, इसलिए हम यहाँ पे रिपीटेड डाइल्यूशन करते हैं. उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे हम अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का. फिर उसको होस्ट में देंगे ताकि प्रोडक्शन हो सके, और फिर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और फर्दर यूज़ करेंगे.
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है वो हम यहाँ पे माउस को देते हैं ताकि उसकी बॉडी क्या सिक्रेट करे, एंटीबॉडी। फिर हमें पता है कि स्प्लीन और लिम्फ नोड ऐसे हमारे जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और एंटीबॉडीज क्रिएट्स करती हैं, एंटीजन एनकाउंटर करती हैं बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे। तो स्प्लीन और लिम्फ नोड से हम बी लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम माइलोमा सेल्स के साथ उनको कल्चर करेंगे ताकि उनमें माइलोमा की प्रॉपर्टी आ जाए, माइलोमा कैंसर सेल्स। और हमें पता है वो इमोर्टल होती हैं, तो हमें अपनी बी सेल्स में इमोर्टल वाली कैपेबिलिटी चाहिए, तो हम इसलिए उनको माइलोमा सेल्स के साथ यहाँ पे कल्चर करते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो है उनकी कैपेबिलिटी होती है यहाँ पे एंटीबॉडी सिक्रेट करने की, इसलिए हम यहाँ पे हाइब्रिड प्रिपेयर करते हैं। तो हाइब्रिड करने के लिए और यहाँ पे फ्यूजन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं पीईजी, दैट इज पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स का यूज़ करते हैं। फिर हमें ये पता है कि जो फ्यूजन होता है वो 100% नहीं होता और हमें हाइब्रिड सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड सिलेक्शन हम HAT के बेस पे करते हैं। जो HAT होता है हमारा वो हाइपोजेंथाइन अमाइनो पैटर्न थाइमिडिन मीडियम होता है। तो ये कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले हम न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का पाथवे अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हमारी सेल ग्रो करती है तो उस मतलब ग्रो करने का मतलब क्या है, वो अपने नंबर अमाउंट को इंक्रीज कर रही है। तो ये नंबर को इंक्रीज करने के लिए उसको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी, अगर माइटोसिस हो रहा है, म्यूसिस हो रहा है तो 4 बनेंगी। तो यहाँ पे जब भी हमारा डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो हमारा डीएनए जो है वो इक्वली डिवाइड होता है डॉटर सेल्स के अंदर। तो इसलिए हमारा जो डीएनए वो डुप्लीकेट होना होता है। तो एस फेज ऐसी होती है जो हमारी इंटरफेज में आती है, जो हमारी इंटरफेज हमारी रेस्टिंग फेज जो होती है उसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे हमें, न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए सिंथेसाइज होगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए की सिंथेसाइज की जो प्रोसेस है वो मैमेलियन में 2 पाथवे से चलती है, डी नोवो सिंथेसिस पाथवे और साल्वेज पाथवे। तो डी नोवो सिंथेसिस पाथवे में क्या होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पाथवे होता है, क्योंकि डी नोवो पाथवे है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, इसमें हम प्रिकर्सर कंपाउंड से न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करते हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड से डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे प्रिकर्सर कंपाउंड होते हैं उसमें हमें एक को कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है और वो एक मोलिक्यूल चाहिए होता है जो होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या होता है वो, टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है। और जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे प्रिकर्सर से न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करने में। अगर ये एब्सेंट है तो ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और हमारा डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। तो क्या होता है, जो डाईहाइड्रोफोलेट होता है उससे सिंथेसाइज होता है ये टेट्राहाइड्रोफोलेट। डाईहाइड्रोफोलेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में। बट ये जो कन्वर्जन है ये यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है एमिनोपेट्रिन के थ्रू। एमिनोपेट्रिन क्या होता है, वो कंपीटिटिव नेचर शो करता है डाईहाइड्रोफोलेट के साथ, और वो कंपीट करता है इस एंजाइम से बाइंड करने के लिए। हमें पता है एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बाइंड कर सकता है डाईहाइड्रोफोलेट के साथ भी और अमीनो पैटर्न के साथ भी। तो अमीनो पैटर्न यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट के साथ कंपीट करके ब्लॉक कर देता है डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो पाता। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी नोवो पाथवे है वो क्या है, अमीनो पैट्रिन डिपेंडेंट है, और हम कहें तो कि अमीनो पैट्रिन यहाँ पे क्या करता है, इनहिबिट करता है डी नोवो सिंथेसिस पाथवे को। सेकंड पाथवे आता है हमारा साल्वेज पाथवे, जिसमें क्या होता है, हमारे फ्री जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं हमारे कल्चर मीडिया में, और वो जो फ्री बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स, वो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे 2 की एंजाइम एक्ट करते हैं, एक होता है HGPRT दैट इज हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, और सेकंड होता है यहाँ पे हमारा थाइमिडिन काइनेज। तो जो यहाँ पे HGPRT है, हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ये क्या करता है, हाइपोजेंथाइन ग्वानिन जो हमारे कल्चर में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा थाइमिडिन काइनेज होता है वो थाइमिडिन से न्यूक्लियोटाइड से वो क्या बनाता है, हमारा डीएनए प्रिपेयर करता है। तो ये 2 पाथवे हैं, साल्वेज पाथवे और डी नोवो सिंथेसिस पाथवे। तो यहाँ पे अगर HGPRT या थाइमिडिन काइनेज एब्सेंट होंगे या फिर वो नहीं प्रेजेंट होंगे तो डीएनए सिंथेसिस साल्वेज पाथवे में इनहिबिट हो जाएगी। तो इन्हीं 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड डी नोवो सिंथेसिस पाथवे और हमारा साल्वेज पाथवे पे बेस्ड हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं हमारे हाइब्रिड्स का। कैसे करते हैं, हमें पता है जो HAT जो होता है, हाइपोजेंथाइन अमीनो पैटर्न थाइमिडिन मीडियम, ये इनहिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस वाया अमीनो पैटर्न। अगर अमीनो पैटर्न प्रेजेंट है तो हमारी सिंथेसिस नहीं होगी। तो हाइब्रिड सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, कम कर लेती हैं इस HAT मीडियम को, डेट इज हाइपोजेंथाइन अमीनो पैटर्न थाइमिडिन मीडियम को, क्योंकि उसमें अमीनो पैटर्न प्रेजेंट है। अमीनो पैटर्न इनहिबिट करती है हमारे जो हमारा हाइड्रोफोलेट से हमारा टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड फॉर्म नहीं होते। तो ये इनहिबिट करती है डीएनए सिंथेसिस। बट जो हाइब्रिड सेल्स होती हैं उनमें थाइमिडिन काइनेज प्रेजेंट होता है, और थाइमिडिन काइनेज की जो हमारी हाइब्रिड सेल्स होती हैं यहाँ पे, उसमें क्या होता है, थाइमिडिन काइनेज होता है। और थाइमिडिन काइनेज क्या करता है,
वो हमारा साल्वेज पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से वो थायमिडिन न्यूक्लियोटाइड से डीएनए सिंथेसिस करता है और वो डीएनए पॉलीमरेज को अलो करता है पॉलीमरेज प्रीकर्सर को एचएडी मीडियम से कि वो सिंथेसाइज करे यहाँ पे डीएनए। बट जो माइलोमा सेल्स होती हैं वो नहीं सिंथेसाइज कर पाती यहाँ पे डीएनए, क्योंकि उनमें थायमिडिन काइनेज नहीं होता, इसलिए वो एचएटी मीडियम जो है जिसमें अल्फा अमीनोपेट्रिन प्रेजेंट होता है, जिसमें अमीनोपेट्रिन प्रेजेंट होता है, अमीनोपेट्रिन जो कि इनहिबिट करता है हमारा डी नोवो सिंथेसिस पाथवे, तो वो यहाँ पे माइलोमा सेल्स में यहाँ पे थायमिडिन काइनेज नहीं है, इस वजह से वो इनहिबिट हो जाता है उनका पाथवे और वो डीएनए सिंथेसाइज नहीं कर पाती और वो यहाँ पे डाई कर जाती हैं। और जो बी सेल्स होती हैं, बी सेल लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो भी यहाँ पे डाई कर जाती हैं। वो क्यों कर जाती हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो बी सेल्स होती हैं वो मोर्टल सेल्स होती हैं, उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है हमारी रेप्लिकेशन की, तो वो उन इन विट्रो लिमिटेड जो कैपेबिलिटी है उनकी रेप्लिकेशन की, उसी की वजह से वो यहाँ पे डेड हो जाती हैं। इस तरह हम उन्हीं सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाते हैं जो सेल्स हाइब्रिड होती हैं, क्योंकि वो ग्रो कर पाती हैं एचएटी मीडियम में। फिर यहाँ पे आता है रीचिंग क्लोनेलिटी विद लिमिटिंग डाइल्यूशन। इसमें क्या होता है, सिंगल सेल्स रिक्वायर होती हैं हमें अपनी क्लोनेलिटी को अश्योर करने के लिए, जो लिमिटिंग डाइल्यूशन के थ्रू यहाँ पे अश्योर की जाती है। ये एक टेक्निक है जिसमें हम डाइल्यूट करते हैं प्लेटिंग कंसंट्रेशन को, और प्लेटिंग कंसंट्रेशन किसकी? हेट्रोजेनस पॉपुलेशन की, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इस तरह करते हैं कि हर एक वेल में या तो एक सेल रहे या कुछ वेल्स में 2 सेल्स भी हो सकती है, कुछ भी सेल्स नहीं हो सकती और मल्टीपल सेल्स भी होती हैं। तो यहाँ पे रिपीटिशन डाइल्यूशन करके हम उस वेल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं और सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल क्लोन होते हैं वो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं यहाँ पे सुपरनेटेंट की स्क्रीनिंग करके, और वो सुपरनेटेंट की स्क्रीनिंग यहाँ पे एलिसा के थ्रू की जाती है, जो कि हमारी क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से के थ्रू, और वो की जाती है एंटीजन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो सुपरनेटेंट होते हैं क्लोन के, वो स्क्रीन कर दिए जाएंगे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, जो जिसके लिए भी हम उनको यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ को बाय यूजिंग एंटीजन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़। तो उनको नेक्स्ट स्टेप्स पे प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके पोटेंशियल क्लोन को चेक करते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेप एक्सपेंशन का, क्रायो प्रिजर्वेशन का, प्रोडक्शन का और प्योरिफिकेशन का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिकली हमारा क्या करते हैं कि जो हमारे सिलेक्टेड हाइब्रिडोमोस है उनको हम एक्सपेंड करेंगे, फ्रोज करेंगे रिडंडेंट स्टॉक्स में, ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकें। फिर जो हाइब्रिडोमास हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, उनको एक्सपेंड किया जाएगा इन विवो वाया इंजेक्शन इनटू द पेरिटोनियम ऑफ ए होस्ट। पेरिटोनियम में हम उनको इंजेक्ट करेंगे ताकि उनको हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकें। जो ये टेक्निक है इसको हम एस साइट्स प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एस साइट्स बोलते हैं, एस साइट्स प्रोडक्शन। एस साइट्स प्रोडक्शन क्या है, इसमें हम जो भी हमारा पर्टिकुलर होस्ट है उसके पेरिटोनियम में हम अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं ताकि हम लार्ज अमाउंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकें। बट इसकी एडवांटेज ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये होस्ट को अनकंफर्टेबल कर देती है। तो अल्टरनेट मेथड होता है यहाँ पे लार्ज स्केल इन विट्रो टेक्निक। ये हमारी एस साइट्स क्या थी, इन विवो टेक्निक। बट हम अल्टरनेटिव टेक्निक जो यूज़ करेंगे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, वो इन विट्रो टेक्निक है, सच एज रोलर बोटल प्रोडक्शन फॉर लीटर स्केल प्रोडक्शन। फिर प्योरिफिकेशन करेंगे, कैप्चर करेंगे हम इम्यूनोग्लोबिन वाया प्रोटीन ए एंड जी, और जितने भी हमारे यहाँ पे अमीनोग्लोबिन प्रोड्यूस होंगे उसको हम यहाँ पे लिमिटेड डाइल्यूशन करके और स्क्रीनिंग करके उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे उसी पर्टिकुलर अमीनोग्लोबिन को जिसमें ए या जी प्रेजेंट होगा। पोटेंशियल यूज़ क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, वो होता है एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें हम एक टॉक्सिन को अटैच करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ताकि हम उसको डायरेक्टली डिलीवर कर सकें टारगेट सेल्स में। दूसरा होता है हमारा बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ये यहाँ पे 2-in-1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती है, डिज़ाइन की जाती है ताकि हम 2 एंटीजन को एक साथ रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको ब्लॉक कर सकें बाय बाइंडिंग 2 एंटीजन एट द सेम टाइम, बाय बाइंडिंग टू 2 मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम एंड ब्रिंग देम टुगेदर एंड इनहिबिट देम। और होती है यहाँ पे ग्लाइको इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज़। ये एक्टिवेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को मोर इफेक्टिवली देन नॉर्मल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़।